मूवी का स्टार्ट एक छोटी बच्ची लुसेंडा को दिखाते हुए होता है जो इस वक्त अपने स्कूल में मौजूद होती है और ये ब्रेक का टाइम होता है जहाँ पर सभी बच्चे खेल रहे होते हैं, लेकिन लुसेंडा एक ही जगह पर खड़ी हुई होती है क्योंकि उसे कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनाई दे रही होती हैं। ऐसा लगता है जैसे उसे कोई कुछ बताना चाह रहा होता है। इतने में ही ब्रेक ऑफ हो जाती है पर टीचर सबको ग्राउंड से क्लासरूम बुलाती हैं, लेकिन लुसेंडा उनकी भी बात नहीं सुन पाती। इसलिए टीचर उसके पास जाती हैं और उसे खुद क्लासरूम में लेकर आती हैं। टीचर यहाँ सबको बता रही होती हैं कि कल स्कूल का ऑफिशियल ओपनिंग डे है और इस ऑफिशियल ओपनिंग डे पर वो एक कंपटीशन अरेंज कर रहे हैं जहाँ पर सभी बच्चे कुछ ऐसी चीज़ें ड्रॉ करेंगे जो उनको लगता है कि शायद फ्यूचर में पॉसिबल हो। बच्चे इस कंपटीशन को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं और उन्हें पेपर्स दिए जाते हैं जिस पर वो कुछ ना कुछ ड्रॉ करने लगते हैं, सिवाय लुसेंडा के जो उस पर कुछ ड्रॉ करने के बजाय कुछ नंबर्स लिखने लगती है और वो नंबर्स लिख कर उस पूरे पेपर को फिल कर देती है। और जैसे ही वो कुछ लास्ट के नंबर्स लिखने लगती है वैसे ही उसका टाइम ख़त्म हो जाता है और टीचर उससे पेपर ले लेती हैं और फिर वो सारे पेपर्स को एक टाइम कैप्सूल में रख देती हैं। बताया जाता है कि ये टाइम कैप्सूल अब आज से 50 साल बाद खोला जाएगा और फिर उस कैप्सूल को उस ओपनिंग डे पर ज़मीन के अंदर दफन कर दिया जाता है और फिर लुसेंडा की टीचर उसे देखती हैं जो वहाँ से 1 सेकंड में गायब हो जाती है। सब देख कर लुसेंडा की टीचर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं, इसलिए वो और स्कूल का बाकी स्टाफ लुसेंडा को ढूंढने निकल पड़ते हैं। वो ढूंढते ढूंढते बेसमेंट में आती हैं जहाँ से उन्हें काफ़ी आवाज़ें आ रही थी और जैसे ही वो बेसमेंट का डोर ओपन करती हैं तो वहाँ पर उन्हें लुसेंडा खड़ी दिखाई देती है। लुसेंडा के हाथों से खून आ रहा था और उसने डोर पर कुछ नंबर्स लिखे थे और ये वही नंबर्स थे जो लुसेंडा उस टाइम पेपर पर नहीं लिख पाई थी और उसे वो विस्परिंग में सुनाई दे रहे थे। लुसेंडा अपने इर्द गिर्द से आने वाली आवाज़ों से बहुत ज़्यादा डर चुकी थी और वो अपनी टीचर से कहती है कि प्लीज़ इन आवाज़ों को बंद करवाएं। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें प्रेजेंट का वक्त यानी 50 साल बाद का वक्त दिखाया जाता है जहाँ पर हम एक साइंटिस्ट को देख सकते हैं कि अपनी वाइफ की डेथ के बाद डिप्रेशन में चला गया था और उसका एक छोटा बेटा भी होता है जिसका नाम कैलब होता है। कैलब भी इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा था और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि स्कूल की 50th एनिवर्सरी आ चुकी है जहाँ पर पॉलिसी के हिसाब से उस बरेड की गई इस कैप्सूल को बाहर निकाला जाना था। इसके लिए प्रिंसिपल मिस टेलर को बुलाती हैं जो कि लुसेंडा की टीचर थी। मिस टेलर आकर सबको कैप्सूल में से लेटर्स देती हैं और कैलब को भी एक लेटर मिलता है, लेकिन कैलब को जो लेटर मिलता है उसमें बाकी बच्चों की तरह ड्राइंग्स नहीं होती बल्कि उसमें कुछ नंबर्स लिखे होते हैं क्योंकि उसके पास लुसेंडा का लेटर आया था। जैसे ही कैलब उन नंबर्स को पढ़ता है तो उसे भी वैसी विस्परिंग की आवाज़ें आने लगती हैं जैसे कि लुसेंडा को आया करती थी और उसे लगता है कि आवाज़ें बहुत दूर से आ रही हैं, लेकिन जैसे वो उन आवाज़ों पर गौर करता है तो आवाज़ें आना बंद हो जाती हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि वो यानी कैलब और उसके फादर आपस में बातें कर रहे होते हैं तो साइंटिस्ट की नज़र लुसेंडा के लेटर पे जाती है जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा हैरान होता है। वो कहता है कि इन नंबर्स का शायद कुछ ना कुछ मतलब है, लेकिन वो उस लेटर को इग्नोर करता है और फिर जैसे ही वो अपना ग्लास उस लेटर के ऊपर रखता है तो उसकी वजह से कुछ नंबर्स इंसर्कल हो जाते हैं जिनको वो इन्वेस्टिगेट करता है और उसे पता चलता है कि ये डेट है जिस दिन एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ था। और फिर वो दोबारा उस लेटर को देखता है तो वहाँ पर वो फिगर भी लिखा हुआ था कि जितने लोग उस दिन उस ब्लास्ट में मरे थे। ये देखकर वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। फिर वो एक वाइट बोर्ड पर वो सारे नंबर्स लिखने लगता है और उन्हें दोबारा इन्वेस्टिगेट करने लगता है। उसे पता चलता है कि ये फालतू नंबर्स नहीं बल्कि ये कोई ना कोई डेट्स हैं या फिर वो फिगर्स हैं कि जिस दिन उस ब्लास्ट या उस एक्सीडेंट में कितने लोग मरे थे। ये सब देखकर वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और जिस साल लुसेंडा ने ये लेटर लिखा था उस साल से लेकर अब तक जितने भी एक्सीडेंट हुए हैं उन सब की डेट्स उसमें मेंशन थी। साइंटिस्ट उन डिज़ास्टर्स की डेट्स को रेड कलर से हाईलाइट करने लगता है जबकि डेथ के फिगर्स को ब्लू कलर से। और अभी भी कुछ ऐसी डेट्स और नंबर्स थे जिनको वो कैलकुलेट नहीं कर पा रहा था। अगले दिन वो अपने कोलीग के पास जाता है और इसे वो पेपर दिखाता है और एक्सप्लेन करने लगता है। वो कहता है कि इस पेपर पे जितनी भी डेट्स हैं या तो वो किसी डिज़ास्टर की डेट्स हैं या फिर उसमें मरने वाले लोगों की तादाद है। को ये भी बताता है कि ये सारे नंबर्स उस सीरीज़ में हैं जिस सीरीज़ में इस दुनिया में कोई ना कोई डिज़ास्टर हुआ है और लोग मरे हैं। उसे ये भी बताता है कि इसमें कल की डेट भी मेंशन है जहाँ पर 81 लोग मर जाएंगे। तो उसका कोलीग उसे कहता है कि हो सकता है कोई कोइंसिडेंस हो क्योंकि इसमें बहुत से ऐसे नंबर्स भी हैं जिनका कोई मतलब या कोई मीनिंग समझ नहीं आ रहा। तो वो उसे रिलैक्स करने के लिए कहता है कि हो सकता है कोई तुम्हारे साथ मजाक कर रहा हो, लेकिन जॉन इन सब बातों पे यकीन नहीं करता। वो इस पेपर के बारे में जानना चाहता था, इसलिए वो उस टीचर के घर जाता है जो कि लुसेंडा की टीचर थी और वो
उससे पूछता है कि क्या ये पेपर ओरिजिनल है, तो वो उसे कंफर्म करती है कि हाँ ये पेपर ओरिजिनल है और ये एक बच्चे लुसेंडा ने लिखा था। फिर से ये भी बताते हैं कि जिन दिनों उस बच्चे ने ये लेटर लिखा था उन दिनों उस बच्चे के साथ कुछ अजीबोगरीब हो रहा था, यानी कुछ अजीब आवाज़ें उसे सुनाई देती थी। वो उसे उस दिन का वाक़या भी बताती है कि जिस दिन लुसेंडा गायब हो गई थी और उसने अपने फिंगर से उस डोर पर कुछ फिगर्स लिखे थे। जॉन अब लुसेंडा के बारे में जानना चाहता है, लेकिन टीचर उसे बताती हैं कि वो किसी बीमारी की वजह से कुछ साल पहले ही मर चुकी थी। जैसे ही बाहर आता है तो वो देखता है कि कैलब किसी से बातें कर रहा होता है और वो मिस्टीरियस आदमी उसे एक स्टोन देता है और उसे बगैर कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जॉन अपने बेटे को स्कूल से लेने जा रहा होता है और ट्रैफिक की वजह से वो वहीं फंस जाता है। अचानक से उसकी नज़र उसकी कार की GPS पे जाती है जहाँ पर कुछ फिगर्स थे। उसे याद आता है कि उसने ये फिगर्स उस पेपर पर भी देखे थे। पूछने पे उसे पता चलता है कि आगे एक प्लेन क्रैश हुआ है और घर जाकर जब उस प्लेन क्रैश की वो इन्वेस्टिगेशन करता है तो उसे पता चलता है कि अब उस प्लेन क्रैश में 81 लोग मारे जा चुके थे और ये वही नंबर था जो कि उसने पेपर पे देखा था। के रूप में हम उसी मिस्टीरियस आदमी को देखते हैं जिसने उसे वो स्टोन दी थी। वो उसे उसकी कमरे की विंडो से फ्यूचर का एक नज़ारा दिखाता है जहाँ पर सब कुछ जल रहा होता है और लोग वहाँ से बचने के लिए भाग रहे होते हैं। ये सब देखकर कैलब बहुत ज़्यादा डर जाता है और चीखने लगता है और जॉन उसकी आवाज़ सुन के फ़ौरन कमरे में आता है, लेकिन तब तक वो मिस्टीरियस आदमी वहाँ से जा चुका होता है। जॉन को वही आदमी अपने घर के बाहर दिखाई देता है। जॉन जैसे ही उसे पकड़ने के लिए जाता है तो वो आदमी वहाँ से गायब हो जाता है। इसके बाद अगले दिन जॉन किसी तरह पता लगवा कर लुसेंडा की बेटी तक पहुँचता है जिसका नाम डियाना होता है। जॉन उसे उसकी मदर यानी लुसेंडा के लेटर के बारे में बताता है। वैसे ये बताता है कि तुम्हारी मदर की हुई सारी प्रेडिक्शन सच हो रही हैं और उसे ये भी बताता है कि कल भी एक एक्सीडेंट होने वाला है जिसमें 33 लोग मारे जाएंगे और वो कहता है कि इस सब में मुझे तुम्हारी मदद चाहिए ताकि हम उन लोगों को बचा सकें। तो डियाना को ये सारी बातें बकवास लग रही होती हैं, इसलिए वो अपनी बेटी को लेकर वहाँ से चली जाती है। जॉन जब घर जाता है तो वो एक न्यूज़ सुनता है जिसमें नेक्स्ट डे के टेररिस्ट अटैक के बारे में बता रहे थे। जॉन उन नंबर्स को यूज़ करते हुए एक GPS बनाता है और पुलिस को इन्फॉर्म करता है कि कल सबवे स्टेशन पर एक टेररिस्ट अटैक होने वाला है और जॉन वहाँ खुद जाता है और पुलिस को बताता है कि यहाँ पर बहुत से लोग मारे जाएंगे। उन्हें एक आदमी दिखता है जिस पर उन्हें शक होता है कि शायद वो एक टेररिस्ट है, लेकिन वो एक आम सा चोर होता है। इसी दौरान वो एक बात नोटिस करते हैं कि एक ट्रेन ने अपना ट्रैक चेंज कर लिया है। वो आकर दूसरी ट्रेन से टकरा जाती है जिसकी वजह से लोगों में हलचल मच जाती है और लोग ट्रेन से बाहर आना शुरू हो जाते हैं और इस अटैक में भी बहुत से लोग मारे गए थे, यानी ये प्रेडिक्शन भी लुसेंडा की सही हो गई थी। सर्वाइवल्स में जॉन भी होता है। जब वो अपने घर वापस पहुंचता है तो उसे वहां पर लुसेंडा की बेटी मिलती है जो उसे कहती है कि इस शीट पर जो लास्ट के नंबर्स हैं वो कुछ दिन बाद की डेट है और वो कहती है कि मेरी मॉम अक्सर कहा करती थी कि मैं इस दिन मर जाऊंगी और वो उसे ये भी बताती है कि वो अपनी मॉम को इसलिए भी पसंद नहीं करती थी क्योंकि वो मरने वाले लोगों की डेट्स पहले ही जान लिया करती थी। डियाना जॉन को उस घर में ले जाती है जहाँ पर उसकी मॉम हमेशा उस वक्त जाया करती थी जब वो सबसे छुपना चाहती थी, यानी अकेले रहना चाहती थी। और वहाँ जाकर जब वो उस पेपर को पढ़ते हैं तो उसके एंड में 2 मरतबा उल्टा ई लिखा होता है जिसको वो समझते हैं कि शायद ये लुसेंडा के सरनेम के वर्ड्स हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। इन्वेस्टिगेशन करने पर उनको पता चलता है कि ये एवरीवन का सिंबल है, यानी इस डेट को सब मर जाएंगे। और फिर वहाँ पर देखने पर उन्हें वो पत्थर भी मिलते हैं जो कि वैसे ही पत्थर होते हैं जैसे कि उस मिस्टीरियस आदमी ने कैलब को दिया था। यहाँ पर हम देखते हैं कि गाड़ी में कैलब और लुसेंडा की बेटी बैठी होती है। यहाँ पर वही मिस्टीरियस आदमी आ जाते हैं जो कि कैलब को पहले भी मिले थे और वो उन दोनों बच्चों को कहते हैं कि हमारे पास आ जाओ। और वो विस्परिंग बिल्कुल वैसी ही होती है जैसी कि पहले लुसेंडा को सुनाई देती थी और उसके बाद कैलब को, लेकिन कैलब उनकी बात नहीं मानता और बड़ी होशियारी का मुजाहरा करते हुए गाड़ी का हॉर्न बजा देता है जिससे जॉन और डियाना को पता चल जाता है कि बाहर कुछ गड़बड़ है। और जैसे वो बाहर आते हैं तो वो आदमी वहाँ से गायब हो जाते हैं, लेकिन उनमें से एक आदमी को जॉन देख लेता है और जॉन जैसे ही उसके पास बढ़ता है उससे पूछता है कि तुम लोग कौन हो, तो वो आदमी अपना मुँह खोलता है जिस में से एक बहुत ज़्यादा तेज़ रोशनी निकलती है और आदमी वहाँ से गायब हो जाता है। सब लोग घर आ जाते हैं और हमें दिखाया जाता है कि डियाना बहुत ज़्यादा दुखी होती है क्योंकि उसे मालूम था कि लुसेंडा की ये प्रेडिक्शन भी सच होगी और एक दिन बाद वो सब लोग मरने वाले हैं और उन्हें मालूम था कि इस दुनिया में उनकी आखिरी रात है। उसके बाद हम देखते हैं कि लुसेंडा की ग्रैंड डॉटर एक ड्राइंग कर रही होती है और उस ड्राइंग में उसने सन बनाया होता है जिसको देखकर जॉन को अंदाज़ा हो जाता है कि जो नेक्स्ट डिज़ास्टर है वो सन की तरफ से आएगा। और वो अपने ऑफिस जाकर सन की रीडिंग्स चेक करता है जो कि एबनॉर्मल लेवल तक हाई थी और उसमें से कुछ ऐसी रेडिएशंस निकलनी थी जिसकी वजह से पूरा सोलर सिस्टम तबाह हो सकता था।
जब जॉन घर वापस आता है तो वो देखता है कि कैलब भी कुछ ऐसे नंबर्स लिख रहा होता है जैसे कि लुसेंडा लिखा करती थी, और उसे याद आता है कि टीचर ने उसे बताया था कि लुसेंडा ने डोर पर भी कुछ ऐसे लेटर्स लिखे थे। तो वो जल्दी से स्कूल की तरफ जाता है और वो डोर लेकर वापस आता है, लेकिन उससे आने से पहले ही डियाना अपनी बेटी को लेकर और कैलब को लेकर वहाँ से चली जाती है ताकि वो किसी केव में छुप सके और इस सन डिज़ास्टर से बच सके। जॉन जैसे घर वापस आता है तो उन नंबर को कैलकुलेट करने से उन्हें पता चलता है कि इस दुनिया में एक ऐसी भी जगह है जहाँ पर वो जाकर इस सन डिज़ास्टर से बच सकते हैं। लेकिन घर आने पर उसे डियाना के साथ कोई नहीं मिलता और फिर वो उनका पीछा करने लगता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि डियाना एक गैस स्टेशन पर मौजूद होती है जहाँ न्यूज़ में बताया जा रहा होता है कि इस दुनिया पर एक बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है जिसके लिए लोगों को अंडरग्राउंड शेल्टर्स की ज़रूरत है। और फिर डियाना को जॉन कॉल करता है, उसे कहता है कि मैंने एक ऐसी जगह ढूंढ ली है जहाँ पर हम इस सन डिज़ास्टर से बच सकते हैं, और ये वही करता है जहाँ पर लुसेंडा हमेशा लोगों से छुपने के लिए जाया करती थी। डियाना भी कॉल पर बात कर रही होती है कि इतनी देर में उसकी गाड़ी चुरा कर कोई भाग जाता है जिसमें उसके बच्चे भी होते हैं। वो दूसरी गाड़ी चुराती है और उनका पीछा करने लगती है, लेकिन जल्दी में उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है। और ये वही डेट थी जो कि उसकी मदर ने बताई थी। जॉन किसी न किसी तरह लुसेंडा के उस घर में पहुँचता है जहाँ पर उसे हर तरफ वो ब्लैक स्टोन दिखती है। एक कैलब के पास होती है और कुछ लुसेंडा के पास भी थी। उसके बाद जॉन को मिस्टीरियस आदमी दोबारा दिखता है और जब उसे शूट करने लगता है तो कैलब उसे आकर रोक देता है और बताता है कि ये लोग हम लोगों की मदद करने के लिए आए हैं। और हम पे रिवील होता है कि वही लोग थे जो इन सब डिज़ास्टर्स के बारे में बता रहे थे। ये आवाज़ें पहले लुसेंडा और इसके बाद कभी कभार कैलब को भी सुनाई देती थी। और इसके बाद हम देखते हैं कि आसमान से कुछ स्पेसशिप्स नीचे आ रहे होते हैं और जॉन को पता चल जाता है कि अब ये अर्थ छोड़ने का वक्त है। और वो जॉन को अपनी स्पेसशिप पे नहीं बिठाते क्योंकि ये स्पेसशिप सिर्फ बच्चों के लिए थी, यानी कैलब के लिए और डियाना की बेटी के लिए। और इसके बाद जॉन और कैलब आखिरी बार एक दूसरे को मिलते हैं और फिर वो मिस्टीरियस आदमी ग्लोई बॉडीज़ में बदल जाते हैं और उन बच्चों को लेकर स्पेसशिप के अंदर चले जाते हैं और वो स्पेसशिप्स आसमान की तरफ उड़ जाती हैं। इसी वक्त जॉन उधर बहुत सी और स्पेसशिप्स को उड़ते हुए देखता है। सुबह जब जॉन की आंख खुलती है तो वो अपने आप को उन ब्लैक स्टोन्स वाली ज़मीन पे देखता है और अपने गिर्द गिर्द देखने पर उसे पता चलता है कि सन डिज़ास्टर शुरू हो गया है। वो अपने घर जाता है, अपनी फैमिली से मिलता है, अपनी फैमिली को बताता है कि कैलब बिल्कुल सेफ़ है और जॉन की फैमिली एक दूसरे को हक करती है। और हम देखते हैं कि सन की उन रेडिएशंस ने दुनिया को तबाह करना शुरू कर दिया और इस तरह वो आहिस्ता आहिस्ता इस दुनिया को तबाह कर देती हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि वो स्पेसशिप्स उन बच्चों को मुख्तलिफ जगहों पे छोड़ती हैं जहाँ पर डियाना की बेटी और कैलब को भी वो एक बहुत ही खूबसूरत जगह पे छोड़ती है जैसे कि वो हेवन हो। और इसी के साथ मूवी ख़त्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।